नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये रहेगा आपकी परीक्षा के लिए आपका हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहते हैं? यानी व्याख्यान करना या फिर सूचनात्मक किसे कहते हैं हम? ये क्या है कि विवरण है या फिर वृतांत है या फिर प्रतिपादन है या फिर वर्णन करना है, ठीक है? व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका विवरण, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे आपका विवरण कहेंगे, ठीक है? अगला है आपका लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन, ये आपका गुणन हो जाएगा यहाँ पे गुणन वैकल्य और फिर आपका वाचन वैकल्य, ठीक है? डिस्ग्राफिया, इंग्लिश में डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ठीक है? तो लिखने से जो रिलेटेड आपका विकार होगा, अगर आपने बच्चे को सपोज हम बोलते हैं बच्चे को क्या है वज लिखो, तो उसने क्या लिख दिया सौ लिख दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम होती है लिखने की उसे हम बोलते हैं आपका लेखन वैकल्य यानी डिसग्राफिया। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डिसग्राफिया, डिसग्राफिया बोलते हैं इसे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि शिक्षिका जो है कुछ पर्ची देती है बच्चों को, कुछ पर्ची देती है उसमें अधूरे अधूरे वाक्य देती है। तो वह ऐसा क्यों कर रही है और उन बच्चों को क्या है उन वाक्यों को जोड़ना है। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना है, लेखों की रचना करना सिखाना है, विराम चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य है। वाचन यानी बोलना, तो यहाँ पे बोलने से नहीं है, ध्यान केंद्रित करना भी नहीं है। यहाँ पे क्या है वह इसलिए उनको कह रही है ताकि वह क्या है अपने वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कर सके, ठीक है? उनको क्या है अभी वाक्य बनाना नहीं आ रहा है इसलिए वह अधूरे वाक्य लिखती है, ठीक, कुछ शब्द छोड़ देती है। तो इसका मतलब क्या है वह सही वाक्य विन्यास पर बच्चों का ध्यान केंद्रित कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। तो उस रिकॉर्डिंग तो इस प्रकार के क्या कहेंगे हम इसे, ठीक है? अवबोधन कार्य करा रहा है शिक्षक, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण यंत्र है या फिर भावार्थ जानने के हेतु श्रवण कार्य कर रहा है या फिर सरसरी तौर से श्रवण कार्य कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है भावार्थ जानने के लिए श्रवण कार्य हो रहा है यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि शिक्षक जो है यहाँ पे क्या है बच्चे को संपूर्ण पढ़ा रहा है, ठीक है? वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, वह क्या कहलाएगा? ठीक है, श्रुतलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनर्निर्मिति या फिर कथन विश्लेषण या फिर दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग, ठीक है, जिसमें सुनना, टिप्पणी लिखना आदि पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, ठीक है। तो श्रुत लेख तो नहीं होगा। श्रुत लेख क्या होता है सुनकर सपोज टीचर ने कुछ बोला और बच्चों ने लिखा, डिक्टेट करना जिसे हम बोलते हैं, तो ये श्रुत लेख नहीं, ये श्रुत लेख नहीं कहेगा इसे। यह इसका बी हो जाएगा कि सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम।
मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? कि मनुष्य जो है उसमें क्या है, जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है? वाइगॉस्की की, प्याजे की, चॉम्स्की की या फिर ब्रूनर की, कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को क्या है, अर्जन करने की, ठीक है? अर्जन करता है, तो यह कहा था आपको नोम चॉम्स्की ने कहा था, ठीक है? यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे इसे हम, ठीक है? अर्जन को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, जब बच्चा मतलब उसमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने के लिए, यानी लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए। चाइल्ड हैज़ अ इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? यही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का एक हिस्सा नहीं है? मैंने बताया जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे आपको क्या है, गलत ढूंढना है। तो नहीं है देखना पड़ेगा आपको समाज भाषा विज्ञान, ठीक है? सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना आपका समाज भाषा विज्ञान कहलाता है, बिल्कुल सही। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना, यानी जब जब लोग बोल रहे हैं तो उनके क्या है, विशेषताओं जो है, लोगों का व्यवहार का अध्ययन, उनके व्यवहारों का अध्ययन भी करता है, बिल्कुल सही। बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करता है, नहीं, बोलचाल की भाषा ध्वनियों का अध्ययन नहीं करता आपका समाज भाषा विज्ञान। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण रखता है, बिल्कुल सही है। तो हमें पूछा गया था क्या नहीं करता है, तो ये हो गया बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन नहीं करता है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें क्या है, नहीं पूछा गया था, गलत पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अभिकथन और कारण का ये आपका प्रश्न है, ये कई बार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपका, अभिकथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन कह रहा है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, करने से पहले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ, यानी स्कूल में बच्चा जब तक स्कूल में प्रवेश किया उसने, तो उससे पहले ही उसको क्या है, भाषा का ज्ञान होता है, बिल्कुल। ये आपका सही कह रहा है। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं, ठीक है? ये आपका ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। आप ये मत सोचिएगा कि असमर्थ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा और संस्कृति की अगर विविधता होती है, उसके कारण, विविधता यानी जो आपको बहुभाषिक भी कह सकते हैं हम, उसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम तो होगी, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ है, बिल्कुल सही, असमर्थ है, ठीक है? ये कथन आपका सही है। यहाँ पे आपको घुमा दिया उसने कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर एक बच्चा जो है वह पंजाब में जाता है और वह क्या है, मलयालम आती है उसको, तो वहाँ वह क्या है, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है सांस्कृतिक विविधता के कारण या फिर भाषा के कारण वह असमर्थ हो जाएगा, ठीक है? तो यह कथन भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग कथन है। या तो इसका हो जाएगा कि दोनों, सेकंड हो जाएगा कि दोनों सही हैं, तथा तो की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि दोनों अलग अलग है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं भाव का। सूची अ को सूची ब के आधार पर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है? ये आपको दिया गया है, इस सूची को आपको मिलाना है। इमिग्रेशन फॉर्म भरना, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, या फिर किसी पार्टी में दोस्त से बात करना। ये आपको कॉलम ए में दिया गया है। कॉलम बी में दिया गया है सटीकता पर ध्यान देना, प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना, सटीकता पर ध्यान देना या फिर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा, पूछ रहा है आपको कि क्या करेंगे आप उस समय, अगर आप एक फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आप सटीकता पे ध्यान देंगे या फिर प्रभाव पे ध्यान देंगे, ये आपको बताना है, ठीक है? यहाँ पे दो ही दिया गया आपका। तो इमिग्रेशन फॉर्म भरते समय आप प्रभाव पे नहीं बल्कि सटीकता पे ध्यान देंगे, बिल्कुल। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति दे देते हैं, अगर आप एक व्यावसायिक बैठक में आप एक प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप क्या है, प्रवाह पर नहीं, आप क्या है, सटीकता पे दोगे, इसमें भी सटीकता पे दोगे आप। आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, तो आप क्या है, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करोगे, किस प्रकार से आप आवाज़ लगा रहे हो उस पर ध्यान करोगे, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित। किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, तो प्रवाह पे ध्यान देना, बिल्कुल ये हो जाएगा इसका सही। ये इसका मिलान हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा, और लास्ट का लास्ट ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है, मैचिंग कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशलों के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, ठीक है, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, कौन सा इसमें सबसे अच्छा रहेगा? एक भाषा कौशल को आपको विकसित करना है बच्चे में, कविता वाचन, कविता बोलने के लिए कहना, और या फिर वाद विवाद, ये सभी सही हैं, लेकिन इसका सही जो सटीक आंसर होगा वह क्या होगा? कक्षा में नाटक करवाना, जहाँ पे भी आ जाएगा रोल प्ले करवाना, नाटक करवाना, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न कह रहा है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? औपचारिक लेखन, जिसे हम फॉर्मल राइटिंग बोलेंगे, इनफॉर्मल राइटिंग बोलेंगे, या फिर प्रतिवेदन लेखन, या फिर निबंध लेखन। कि सृजनात्मक लेखन, बच्चों में सृजनात्मकता लानी है आपको, यानी उनके चिंतन मनन शक्ति को बढ़ाना है आपको, तो आप उनको कौन सा लेखन करने के लिए कहोगे? क्या आप औपचारिक करोगे? औपचारिक औपचारिक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि औपचारिक में बच्चा क्या है, एक फॉर्मेट रहता है। सपोज आपने एक औपचारिक पत्र लिखा, तो उसमें क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, आप उसको अनौपचारिक लेखन के लिए बोलोगे, तो उसमें वो अपने विचार डाल सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अनौपचारिक लेखन। इससे बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होगा। चलिए अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी, नागपुरी, बोडो, या फिर राजस्थानी। तो यह कौन से आपकी 22 भाषाओं में से आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से आपकी 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं जोड़ी गई हैं, जिनमें से एक क्या है आपका शामिल है, वह क्या है, अवधी नहीं है, नागपुरी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, बोडो भाषा आपका, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपका। चलिए अगला देखते हैं आपका। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ जो है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? एनसीएफ किस पर जोर देता है, किस भाषा पर जोर देता है? मातृभाषा पर, क्षेत्रीय भाषा पर, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा पर, या फिर अंग्रेजी भाषा पर? अंग्रेजी भाषा नहीं है, 8वीं अनुसूची की भाषा ही भी नहीं है जो 22 भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा भी नहीं है, यह है बच्चे की मातृभाषा। एनसीएफ 2005 में साफ लिखा गया है कि बच्चे को जो है, उसकी क्या है, सबसे पहले जो भाषा पढ़ानी चाहिए वह हो जाएगी उसकी मातृभाषा, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है, अपने घर से वह भाषा सीख के आता है, तो उस भाषा में उसको पढ़ाना क्या है, आसान रहता है, उसको समझना भी उस भाषा में क्या है, आसान होता है। तो ये हो जाएगा मातृभाषा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि, या फिर वार्तालाप विधि? कि व्याकरण शिक्षण हेतु अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हो, तो कौन सी आपकी जो है उपयुक्त विधि होगी? लेक्चर विधि होगी, या फिर आप आगमन विधि, या फिर आगमन विधि क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चे को क्या है, उदाहरण पढ़ाओगे। सबसे पहले आप बच्चे को उदाहरण पढ़ाओगे, फिर आप क्या है, नियम की ओर चलोगे, ठीक है। आगमन विधि होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, निगमन विधि। निगमन विधि में आप नियम से उदाहरण की ओर चलते हो, ठीक है। तो लेक्चर गलत होता है, निर्देश गलत होता है, वार्तालाप भी नहीं होगा, यह होगा आगमन विधि। सबसे पहले व्याकरण शिक्षा कैसे प्रभावी हो सकती है? आगमन विधि से। सबसे पहले आप बच्चों को क्या है, उदाहरण देंगे, सीधे नियम की ओर नहीं जाना है। सपोज आप क्या है, बच्चे को क्या है, संज्ञा पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आपने उदाहरण दिया
ये कौन-कौन से फल हैं, कौन-कौन से फ्रूट हैं, तो बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। फिर आपने कहा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। तो फिर आप नियम की ओर आए। सबसे पहले आपने बच्चों को पूछा कि आपका पसंदीदा फल कौन-सा, तो उन्होंने उदाहरण दिए और फिर उसके बाद आपने नियम बताया उनको संज्ञा का। तो इस प्रकार से व्याकरण की शिक्षा होती है। तो वह कौन-सी विधि होती है, आगमन विधि। इसे आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी पूछा जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। और जो इससे पहले था वो कौन था आपका, वह था आपका जो इसके मतलब जो आपका आगमन और निगमन विधि होता है वह होता है आपका डिडक्टिव मेथड। अगला मेथड भी आप याद रखिएगा, निगमन, निगमन विधि, निगमन विधि। नी से आपको याद रखना है सबसे पहले, नी यानी नियम। नियम पहले सिखाए जाएंगे और फिर आपका बाद में क्या आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं आपका। अगला कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। जो आपका नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा क्या है, उसमें जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अर्जन करने के लिए, ठीक है। सीखना नहीं, अर्जन करना है कि भाषा जो है अपने आप ही बच्चा सीख जाता है, अर्जन कर लेता है। तो उसका क्या आधार है, इंद्रिय से प्राप्त अनुभव, बौद्धिक अनुभव, बाह्य अनुभव या फिर अंतर्जात, यानी अंदर से ही उसमें वह भावना होती है कि वह क्या है भाषा सीख जाएगा। तो यह क्या है, अंतर्जात क्षमता होती है बच्चे में कि वह क्या है भाषा को भी अर्जन कर सकता है, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है, इन दोनों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन जो होती है वह क्या होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यानी बच्चा सबसे पहले आपने देखा होगा अगर अपने परिवार में होगा तो वह क्या होता है, अपनी मातृभाषा यानी उसके माँ बाप जिस भाषा में बोल रहे हैं वह उसे अचानक से सीख जाता है, ठीक है। तो यह हो गई भाषा अर्जन करना। लेकिन सपोज हम उसे क्या है, इंग्लिश भाषा पढ़ा रहे हैं। सपोज बच्चे की मातृभाषा अगर हिंदी हो गई, उसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, अर्जन नहीं होगा। वह उस भाषा को सीख रहा है, ठीक है, उसे अपने आप नहीं आई वो भाषा, तो वह हो जाएगा भाषा अधिगम, ठीक है। वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है अधिगम। अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन जो है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम जो है वह एक बाह्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो होप दैट आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1K तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।